हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का सीरीज है। अब हम बिना देर करते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? जब लोड न्यूनतम हो, जब तांबे की हानि लो हानि के बराबर हो, जब लोड अधिकतम हो, जब ट्रांसफार्मर अनलोडेड हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। जब तांबे की हानि और लौह हानि बराबर हो, यानी कि कह सकते हैं कि WC बराबर WI हो, तो इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होगी वो अधिकतम होगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं नंबर 2। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा यानी कि एडी करंट की हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है? जब एडी करंट हानि जो होती है इसको कम करना है तो क्या करना पड़ता है? पतले लेमिनेटेड आयरन कोर का उपयोग करते हैं। कोर का आकार बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाना, अधिक करंट प्रवाहित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। पतले लेमिनेटेड आयरन कोर का प्रयोग करना, यानी कि जो कोर लगाई जाती हैं उनको लेमिनेट कर दी जाती हैं। जो कोर लगाई जाती है उनमें लेमिनेट कर दी जाती है एनेमल का। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डीसी मोटर में कौन सी वाइंडिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने में मदद करती है? शंट वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटरपोल वाइंडिंग। आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए इंटरपोल वाइंडिंग यूज की जाती है, जो हमेशा आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती है। जो आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती है और इसकी जो विशेषता होती है, ये मोटे तार और कम टर्न की होती है। मोटे तार और कम टर्न की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सीरीज में लगाया गया। ध्यान दीजिएगा, जो भी इक्विपमेंट सीरीज में लगाए जाएंगे उनकी ये विशेषता होगी कि वह मोटे तार कम टर्न के हों, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो, जिससे धारा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो जाए। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कौन सी वाइंडिंग उपयोग की जाती है? डबल लेयर वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, वेब वाइंडिंग, बास्केट वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बास्केट वाइंडिंग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यूज की जाती है, जबकि ये जो दोनों वाइंडिंग हैं ये यूज होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग यानी कि डीसी में। क्लियर। इसकी विशेषता जाननी है तो आप पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, पूरा डिटेल दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक सर्किट में 40 ओम का प्रतिरोध, 50 ओम का प्रेरक प्रतिरोध और 20 ओम का धारितीय प्रतिरोध हो तो परिपथ का कुल प्रतिबाधा। अब यहाँ पे कुल प्रतिबाधा परिपथ का निकालने के लिए एक फार्मूला है, Z बराबर √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले से मिल जाएगा आपको 40 का वर्ग, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 50 में से 20 जाएगा 30 का वर्ग। हम जानते हैं 3 4 का वर्ग होता है 5, तो 0 है तो यानी कि 50 ओम। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरीके से लगेगा माँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रत्यावर्ती धारा 10 एम्पियर RMS है, तो उसका शिखर मान क्या होगा? एक संबंध होता है KP बराबर, ध्यान दीजिएगा, KP बराबर I मैक्स बटा IRMS बटा IRMS, और इसके बराबर होता है √2। √2 का मान होता है 1.414। क्लियर। तो I मैक्स बराबर यहाँ से आसानी से मिल जाएगा IRMS गुणे 1.414। इसको हल करेंगे जब हम, तो मान है 10 गुणे 1.414, तो इसको हल करेंगे आ जाएगा 14.14। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम वैल्यू बटा RMS वैल्यू होता है पीक फैक्टर, और पीक फैक्टर जो समान होता है √2 या 1.414। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
एक प्रेरकत्व 0.2 हेनरी और प्रतिरोध 10 ओम के साथ श्रृंखला में जुड़ा हो, तो आपूर्ति की आवृत्ति 50 Hz हो, तो प्रेरक प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रेरक प्रतिरोध यानी कि एक्सएल, ध्यान देना, ये फार्मूला होता है एक्सएल बराबर 2πfl। क्या होता है? 2πfl। तो हमें प्रेरक प्रतिरोध चाहिए, तो 2π का मान कितना होगा आपका? 3.14 गुणे 50, यल का मान है 0.2। अब 5 दूना 10 यानी कि 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 314 गुणे 0.2, ये हो जाएगा 62, 2 चौक 8, 2 कन्ने 2, 2 तिया 6, 628, सॉरी ये हो जाएगा 62.8। क्लियर? कितना हो जाएगा? 62.8। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? इसको संभाल के रखना, इस फार्मूले को। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी एसी सर्किट में सक्रिय शक्ति 800 वाट और प्रतिक्रिया शक्ति 400 VAR, तो आभासी शक्ति ज्ञात करनी हो तो उसका मान क्या होगा? अब देखिए, एक ये बनता त्रिभुज बनता है जिसमें प्रक्रिया शक्ति दिया है 600 वाट, 600 VAR, ध्यान देना, VAR यानी कि रिएक्टिव पावर, और आपका वास्तविक शक्ति दिया है सक्रिय शक्ति 800 वाट। ये पूछ रहा है VA क्वेश्चन मार्क है, मतलब आभासी शक्ति यानी कि अप्राइंग पावर कितना होगा? तो ए भी पाइथागोरस प्रमेय से ही होगा, ध्यान से सुनिएगा। VA का होल, VA बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 800 का वर्ग प्लस 600 का वर्ग, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम जानते हैं कि 8 का वर्ग 6 का वर्ग कितना होता है? 10, तो ये और 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 का वर्ग, यानी कि 1000 वाट। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना? अब ऑप्शन नंबर बी सही है, 1000 वाट। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एसी परिपथ में शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर 0.6 है और पूर्ण शक्ति यानी कि अपरेंट पावर 2000 VA है, तो सक्रिय शक्ति क्या होगा यानी कि W? एक संबंध होता है KW बराबर KVA इंटू कॉस फाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, KVA इंटू कॉस फाई। अभी ये सब के नहीं है, यानी कि W बराबर VA इंटू कॉस फाई लिख सकते हैं। अब VA का मान कितना है? 2000 गुणे 0.6, तो 2 छक 12 और डबल 0 वाट। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी 1200 वाट सही है। ये भी संबंध संभाल के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम कहते हैं कि मिशन टेक क्लासेज आपको कॉन्सेप्ट देता है, क्वेश्चन तो अब आप हर जगह से ढूंढ लेंगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन हल होगा। आप क्वेश्चन को मत देखिए, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगेंगे। एग्जाम हॉल में इतना टाइम आपके पास नहीं रहता कि वहाँ पे आप सोचिए विचारिए कि ये फार्मूला लगेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ के ख़त्म करते हैं वैसे ही आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये सत्यता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक आरसी परिपथ में आर बराबर 10 किलो ओम, सी बराबर 100 माइक्रोफैरेड हो, तो समय नियतांक कितना होगा? टाइम कांस्टेंट। तो आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, ये टाइम कांस्टेंट का फार्मूला होता है। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा फार्मूला? देखिए, आर का मान है 1000 kV, 10 गुणे 10 के पावर 3 गुणे सी का मान है 100 गुणे 10 के पावर -6, क्योंकि माइक्रो है और ये किलो है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ,
एक जीरो यानी कि 10 के पावर 6 गुणे 10 के पावर -6, दोनों कट जाएगा, अब आ जाएगा 1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक आरएल परिपथ में L बराबर 2H R और 10 ओम हो तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा? तो आरएल सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है L/R। क्या होता है? L/R। तो टाउ बराबर यहाँ पे हो जाएगा, L का मान है 2, H का मान है 10, तो 2 5 10.2 सेकेंड। क्लियर। अब ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए। ये सब क्वेश्चन को आप एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक में रिवीजन करते समय बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि रिवीजन करते समय वीडियो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम आपके पास इतना रहेगा नहीं। तो आप एक नोटबुक बनाइए, जितनी सीरीज आपको मिल रही है इसका नोटबुक में क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन लिखिए या डिस्क्राइब लिखिए, और जो भी उस संबंधित मटेरियल मिले उसको आप लिखते रहिए। क्लियर। जिससे आप आसानी से रिवीजन कर पाएँ और एग्जाम में एक एक नंबर इकट्ठा करके आप सिलेक्शन ले पाएँ। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को स्किप मत करिए। आगे क्वेश्चन नंबर 12। किसी आरएलसी श्रृंखला परिपथ में प्रेरकत्व 1.5H और प्रतिरोध 30 ओम हो तो समय नियतांक क्या होगा? आरएलसी श्रृंखला परिपथ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी टाउ वही होगा L/R। क्या होगा? L/R। तो L का मान कितना? 1.5 और R का मान है 30, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये 15 दूना 30, एक जीरो और बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, तो 0.05 सेकेंड। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब हम बात करते हैं, ये टाइम कांस्टेंट से संबंधित तीनों प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 10 साइन 314t हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगा? अब इसका तुलना हम करेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से। किससे तुलना करेंगे? साइन ओमेगा टी से। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा यहाँ पे 314। क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर 314। ओमेगा बराबर होता है 2πf। 2πf बराबर 314। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 314 बटा 3.14 पाई का मान होगा इंटू 2। अब इससे कटेगा, ये आ जाएगा 100 क्योंकि 0.2 अंक है, इससे कटेगा ये आ जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 50 HZ। क्लियर। तो इस तरीके से इस समीकरण से इसकी तुलना कर दी गई क्योंकि ओमेगा बराबर 2πf होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वहाँ पे आई था, यहाँ पे बी है, तो इसकी भी तुलना, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा एसी समीकरण बी बराबर 100 साइन 628 पाई टी हो तो इसकी आवृत्ति होगी। तो यहाँ पे जो हम तुलना करेंगे कुछ इस तरीके से, v बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी, ओमेगा बराबर 628 पाई आ गया, ओमेगा बराबर 628 पाई, ओमेगा बराबर होता है 2πf। 628 पाई, पाई से पाई कट गया, एफ बराबर आ गया 314 क्योंकि 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 314। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत आपूर्ति कंपनियां क्यों चाहती हैं कि उपभोक्ता उच्च पावर फैक्टर बनाए रखें? उपभोक्ता उच्च पावर फैक्टर बनाए रखें। लाइन लॉस को कम करने के लिए, उपकरण की दक्षता घटाने के लिए, उपकरण से अधिक बिल वसूलने के लिए, वोल्टेज कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लाइन लॉस को कम करने के लिए ये बिजली कंपनियां या विद्युत कंपनियां चाहती हैं कि पावर फैक्टर मेंटेन रहे। अब ध्यान दीजिएगा, इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। पावर कैपेसिटर लगा के
पावर कैपेसिटर जिसको बोलते हैं APFC, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल। और दूसरा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस मोटर को ही नो लोड कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा, नो लोड और ओवर एक्साइटेड कंडीशन में अगर ऑपरेट करते हैं तो असिंक्रोनस कंडेंसर की तरह व्यवहार करता है। क्लियर? अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक ज़रूर करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और अपना एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।